स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन सब वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने नहीं करा है, और हर बार की तरह वापस आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में एज एक्सपेक्टेड ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, पर कोई नहीं, अब मैं व्यूज़ के बारे में नहीं सोचूंगी। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने विंग और के पास के बारे में जान लिया। हमें समझ में आ चुका है कि विंग और जियांग वुशान एक दूसरे के आइडेंटिकल ट्विंस थे। हम समझ चुके हैं कि कुछ तो ऐसा जियांग वुशान की लाइफ में हुआ है जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, और यही सारी बातें अब आगे बढ़ रही हैं। यही बातें हमारे विंग के दिमाग में आ रही हैं। वो हैरान है ये सुन के कि उसकी फैमिली का इतना बड़ा राज था। उसका एक भाई भी था। उसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर इस तरीके से उसके भाई को अपने ही बॉस के पास छोड़कर उसे लेकर एक नई सिटी चले गए थे। यहाँ से अब वो सारी बातें याद कर रहा है, और अब वो इमोशनली था जब दोबारा से वैनिंग के फ़ोन पे रिंग आता है। ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि वेंचिंग का था, और वेंचिंग वैनिंग से पूछती है क्या जियांग फैमिया उनके साथ हैं। तो जियांग फैमिया तुरंत आ जाई हैं क्योंकि विंग को अब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। और एक बहुत बड़ी खबर है जियांग वुशान के लिए। कहीं ना कहीं ये बात जब विंग और जियांग फैमिया सुनते हैं तो वो दोनों भी दौड़ पड़ते हैं, यानी वो जियांग वुशान के रूम की तरफ, जहाँ पे इस समय डॉक्टर वेंचिंग खड़े हुए हैं। डॉक्टर भी विंग को यहाँ देखकर थोड़ा शॉक होता है, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। अब डॉक्टर सबके सामने जैन फैमिया को बोलता है, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मैंने आपसे कहा था ना, ये 24 घंटे आपकी फैमिली के लिए बहुत क्रिटिकल है, और ये बात सच भी हुई। आपका बेटा अब लॉन्ग स्लीप में जा चुका है। जियांग वुशान अब कोमा में जा चुके हैं, जिस चीज़ से कहीं ना कहीं अब जैन फैमिया अचानक से पीछे की तरफ होकर अब चेयर पे बैठ जाते हैं, और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस तरीके से जियांग वुशान की लाइफ ऐसी हो जाए। वुशान एक बहुत प्यारा, बहुत मस्तीखोर और बहुत ज़्यादा लाडला बच्चा है। वो अपनी फैमिली का सबसे ज़्यादा लाडला बच्चा है। वो सबका फेवरेट था और सबके बहुत क्लोज था। चाहे उसके फादर हो, मदर हो, उसकी सिस्टर हो, उसका ब्रदर हो, सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, और वो सबकी बात पे रिएक्ट भी करता था। थोड़ा शरारती था, बदमाश था, लेकिन कभी किसी को परेशान नहीं करता था। जब वो वुशान इस तरीके से एक डीप स्लीप में चला गया है, कोमा में चला गया है, ये बात उसके फादर सुनते हैं तो उनकी आंखों के लगातार बहते हुए आंसू को देखकर डॉक्टर वेंचिंग यहाँ तक कि विंग भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कि एक 17 साल का यंग बच्चा इस तरीके से इतने मतलब एक कोमा में चला गया, ये सुन के हर किसी को थोड़ा बुरा लग रहा है। अब जैन फैमिया रोते हुए बोलते हैं तो उसे होश कब आएगा, जिस चीज़ से अब डॉक्टर भी अपना सर नीचे कर देते हैं। कोमा का मतलब ही ये होता है, नहीं पता ये इंसान अब उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा, या कब होश में आएगा। कितनी उम्र इस बेचारे को अब इस बेड पे बितानी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं बता सकता। इसी कारण आप वहाँ पे ज़्यादा देर तक वैनिंग और विंग नहीं रुक पाते हैं। वो जैन फैमिया को अपने कोमा में वाले बेटे के साथ छोड़कर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे जैन फैमिया अब मतलब वुशान का हाथ पकड़ के रो रहे हैं, उसके माथे को चूम रहे हैं, कभी उसके हाथों को चूम रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे हुआ क्या। वहीं विंग भी वहाँ रुक नहीं पाता है और वहाँ से वैनिंग के साथ चला जाता है। विंग जब से हॉस्पिटल से आया है बिल्कुल चुप है। विंग जो एक बहुत ज़्यादा बदमाश, मस्तीखोर और हमेशा बड़ करने वाला विंग है, वो अचानक से एकदम से चुप हो गया। अब ये लोग घर में घुसते ही अब विंग अपने रूम ला जाता है। ये बहुत बड़ा घर नहीं है, एक छोटा सा फ्लैट है जिसमें 2 छोटे से रूम्स हैं, जिनमें ये इतने छोटे रूम हैं कि जिसमें सिर्फ बेड्स ही आ पाते हैं, और एक छोटा सा डाइनिंग एरिया प्लस किचन एरिया, ओपन किचन एरिया, सब मिला के ये है। विंग इन सबको चुपचाप से उस रूम में बेड पे जैसे भी लेट गया है, ना ही वो कुछ खा रहा है ना ही वैनिंग से बात कर रहा है। विंग और वैनिंग का एक ही रूम है और वेंचिंग का एक रूम है। विंग इस रूम में वैनिंग के साथ ही रहता है। वैनिंग विंग करके एक दो बार विंग से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन विंग बिल्कुल चुप है। थोड़ी टाइम बाद जब वेंचिंग घर आती है तो वैनिंग बताता है कि विंग जब से हॉस्पिटल से आया कुछ बात नहीं कर रहा है। अब वेंचिंग विंग को खाने के लिए गुस्से में बाहर बुलाती है, जिससे विंग बाहर आके अब चुपचाप टेबल पे बैठा है। इस चीज़ से वेंचिंग को गुस्सा आता है और विंग पे चिल्लाते होते, क्या हो गया है तुम्हें, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? कि मैं और वैनिंग तुमसे बात करें ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वेंचिंग की सवाल का जवाब ना देकर थोड़ा सा इमोशनल होते होते हैं, जी उसने ऐसा क्यों किया, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? उसके पास तो सब कुछ था, मदर फादर का प्यार था, एक अच्छी फैमिली थी,
एक बहुत बड़ा घर था, खूब सारा पैसा था, एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था, वो सब कुछ तो था उसके पास जो कभी मेरे पास नहीं था। लेकिन उसके बावजूद उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों करी? जीजे कहीं ना कहीं विंग के सवाल पे वेंचिंग और वैनिंग भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग के अंदर इस बात को वो समझ चुके हैं। विंग ने बचपन से हर चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है। वेंचिंग को याद है जब 10 साल का विंग वेंचिंग को मिला था, उसके पूरे शरीर पे चोट थी, उसका चेहरा बिल्कुल पतला सा था, शायद उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। विंग की लाइफ की बहुत बुरी हालत थी जब वेंचिंग और विंग मिले थे। विंग के फादर की डेथ 7 साल की उम्र में हो गई थी। विंग उससे पहले एक छोटे से शहर के एक छोटी सी बस्ती में रहता था जहाँ उसके फादर थोड़ा बहुत कुछ करते थे। इसके बाद विंग इस शहर में तब आया था जब उसके फादर को उस छोटे से शहर के एक डॉक्टर ने इस बड़े से हॉस्पिटल में रिकमेंडेड किया था। वो खुद उसे यहाँ लेकर आए थे। उसके फादर कुछ महीने तक यहाँ पर इस हॉस्पिटल में रहे, लेकिन बाद में उनकी डेथ हो गई। विंग बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अनाथ था। इस हॉस्पिटल वालों ने उसे के फादर की डेड बॉडी उसके हाथ में दे दी थी। वो कुछ पैसे जो थोड़े बहुत उसके पास थे, उन पैसों से विंग ने अपने फादर का उस 7 साल के बच्चे ने उस कुछ डॉक्टर्स और नर्स और प्यून्स के साथ मिलकर अपने फादर की लास्ट रिचुअल करी थी। और उसके बाद उन कुछ मतलब एक तरह से स्टाफ जो होता है हॉस्पिटल का, उस स्टाफ ने विंग को एक अनाथ आश्रम के पास छोड़ दिया था। उस अनाथ आश्रम में विंग कुछ महीने रहा, लेकिन कुछ महीने में उसे समझ में आ गया कि इस अनाथ आश्रम में बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, खाने को भी नहीं दिया जाता, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। विंग कोई वहाँ नहीं रुक पाता और वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद विंग इन इस बड़े से शहर की गलियों में एक गली से दूसरी गली रहता था, खाने के लिए भीख मांगता था, खाने के लिए थोड़ा बहुत काम करता था, यहाँ तक कि कुछ पैसे जोड़ता था तो गुंडों से लड़के उन पैसों को बचाता था। विंग 7 साल की उम्र में इतना बड़ा हो गया कि शायद उसने लाइफ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ ली कि जीने के लिए खाना, छत और घर ज़रूरी है, परिवार ज़रूरी है, जो उसके पास नहीं था। उसे लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी ऐसे ही होगी। तो वो लोग गुंडों से लड़ना, उस रोड पे रहने के लिए ऑब्वियसली एक बच्चा आके भीख मांगने लगे तो भिखारियों का भी गैंग होता है, वो कैसे उस बच्चे को एक्सेप्ट करते, उनसे लड़ना, कहीं कोई जॉब करे तो वहाँ पे गाली गलौज सुनना, खाने के लिए मेहनत करना, उस बच्चे ने ये सब देखा है। 10 साल का विंग जब वेंचिंग से टकराया था, वेंचिंग और उसके भाई वेनिंग भी अकेले थे, लेकिन वेंचिंग लकी थी कि उसके पास उसके ग्रैंडफादर का थोड़ा सा सपोर्ट था। उसके ग्रैंडफादर कभी वेंचिंग और वेनिंग से मिलने तो नहीं आते थे, लेकिन हर महीने उनके किराए के, उनके खाने के, उनके खर्चे के पैसे दे देते थे, उनके स्कूल के एडमिशन के पैसे स्कूल में पहुंचा दिया करते थे। जिस घर में वो रहते थे उस लैंडलॉर्ड लेडी भी उन वेंचिंग और वेनिंग का बहुत ध्यान रखते थे। इसी कारण वेंचिंग और वेनिंग ने कभी वो हार्ड लाइफ देखी नहीं, वो बच गए थे। वेंचिंग एक दिन अपने स्कूल से वापस जा रही थी जब उसने देखा था कि इसके स्कूल के पास के एक फूड स्टॉल से पे एक बच्चा काफ़ी दिन से काम कर रहा है और आज वो उस फूड स्टॉल ओनर से लड़ रहा है, क्योंकि उस फूड स्टॉल ओनर ने उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया और यहाँ तक कि उस पर खाने चोरी का इंजाम लगा के उसे पीट रहा था। जब वो बच्चा उससे लड़ रहा था और कह रहा था मुझे मेरे पैसे दे दो, मैंने खाना भी नहीं खाया और मुझे मेरे पैसे भी नहीं दे दो, मुझे मेरे पैसे दो करके वो 10 साल का बच्चा इतने बड़े आदमी से लड़ रहा है। ये देख के वेंचिंग को उस बच्चे पे तरस आ गया और वो उस बच्चे को उस बड़े से आदमी से छुड़ाती है और बाद में उसे अपने साथ घर ले आती है। वेंचिंग देख सकती थी कि ये बच्चा सचमुच में कई दिनों से उस शॉप पे काम कर रहा है, लेकिन वो फूड स्टॉल वाला उसे पैसे भी नहीं दे के इसके साथ इतना गलत कर रहा है। वेंचिंग देख नहीं सकी। घर लाके वेंचिंग ने उस बच्चे की मरहम पट्टी करी। इतना ही नहीं, उस बच्चे को भरपेट खाना भी खिलाया। उस बच्चे ने से जब वेंचिंग ने पूछा कहाँ है उसका परिवार, तो उस बच्चे ने यही बोला था कि अब उसका दुनिया में कोई नहीं है। उसके फादर की डेथ हो गई और उसकी मदर उसे बर्थ देने के बाद मर गई। जहाँ वो पहले जिस शहर में वो रहता था उस शहर में इस समय भुखमरी और बीमारी फैली हुई है, वो वहाँ नहीं जा सकता, उसका दुनिया में अब कोई नहीं है। वेंचिंग को इस मासूम से जो उसके भाई की उम्र का ही बच्चा था उसकी हालत देख के तरस आ गया और वेंचिंग ने उस दिन से विंग को अपने साथ रख लिया। वेंचिंग ने कोशिश भी की थी विंग का अपने ही स्कूल में एडमिशन करने की, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने साफ साफ मना कर दिया कि वो 2 बच्चों के अलावा किसी और बच्चे का खर्चा नहीं उठाएंगे। इसी कारण वेंचिंग अब उसे अपने साथ ही रखती थी। विंग कभी स्कूल तो नहीं जा पाया, पर वेंचिंग उसे घर पे ही पढ़ाया करती थी और कभी कभी कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही है। जब से वेंचिंग अब कमाने लगी है, खासकर जब से उसने अब डॉक्टर की मतलब पोजीशन ले ली है, अब वो अपने ग्रैंडफादर से भी पैसे नहीं लेती है। जो भी उसके ग्रैंडफादर उसके भाई के खर्चे के लिए पैसे भेजते हैं सिर्फ वो ही लेती है। अब
अपने खर्चे के पैसे नहीं लेती है और विंग का भी खर्चा उठाती है। विंग अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता है कि वो वेंचिंग से टकराया और वेंचिंग जैसी अच्छी लेडी 15 साल की बच्ची ने उसका ध्यान रखा। वेंचिंग भी कोई बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं थी जब वो विंग से मिली थी, वो भी स्कूल में ही थी, सिर्फ 15 साल की ही तो थी, लेकिन उसके बावजूद उसने वेंचिंग को विंग को अपनी बहन जैसा प्यार किया। वेंचिंग, विंग और वैनिंग एक छोटा सा परिवार है और वैनिंग और वेंचिंग अब विंग की आंखों के इस दर्द को समझ रहे हैं, उस पेन को समझ रहे हैं, गुस्से को समझ रहे हैं जो फैमिली और जो चीज़ अब मतलब जियांग वुशान के पास थी विंग के पास नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी विंग ने कभी भी मरने के बारे में नहीं सोचा। विंग ने हालातों से लड़ना सीखा है। विंग ने मुसीबत से फेस टू फेस झेल कर जीवन जीने के बारे में सोचा और उस इंसान ने जिससे सब कुछ था मरने के लिए सोचा। कहीं ना कहीं इस चीज़ से विंग का गुस्सा होना, विंग का परेशान होना, विंग का ये सवाल पूछना जायज़ था। इसलिए वेंची थोड़ा इमोशनल होते हुए ही बोलती है, तुम्हारी गलती नहीं है विंग, और ना ही हम कुछ कह सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों करा। तुम्हारे जैसा हर कोई बहादुर नहीं होता, तुम्हारे जैसा हर कोई जीवन जीने के बारे में नहीं सोचा, जीवन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझता। और शायद उनमें से एक तुम्हारा ये बेवकूफ़ भाई भी था जिसने इतना बड़ा कदम उठाया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या हालत हो रही है उसके परिवार की। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद उस रूम में उसकी मदर आई थी। उसकी मदर तो अब तो एडमिट है। वो अपने बेटे की इस हालत को देखकर इतनी बुरी तरह से मतलब परेशान हो गई कि उन्हें एक तरीके से शॉक से अटैक्स भी आ रहे हैं। वो घंटों तक अपने बेटे के बेड के पास बैठ के रोती रहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर हम सब ने उन्हें फोर्सफुली ही एडमिट करा। वो ना ही कुछ खा रही हैं, बस रो रही हैं। शायद तुम्हारे भाई को अपनी उस माँ के बारे में भी याद नहीं आया। कहीं ना कहीं विंग जब एक माँ के बारे में सुनता है तो उसकी आंखें और ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वो पूरी ज़िंदगी जब से उसने होश संभाला है, जब से उसने आंखें खोली है, एक माँ ही तो चाहिए थी, एक माँ का प्यार जो उसे कभी नहीं मिल सकता था। वो उसके भाई के पास था। कितना लकी था उसका भाई, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करता था। विंग को अब अपने भाई पे मिलने की खुशी से ज़्यादा उसके इसी कदम उठाने पे गुस्सा आ रहा है। विंग गुस्से में खाना खा के अब गुस्से में ही सोने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसा यहाँ वेंचिंग ने बताया, उस जियांग फैमिली का बुरा हाल है। मैडम यू तो जैसे पूरी तरह से अपने बच्चे के कोमा में जाने की बात से शौक में पागल हो गई हैं। वो सिर्फ रोती रहती हैं, कुछ खाती नहीं है। विंग से सोते हुए विंग से बातें करती रहती हैं। तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, माँ गुस्सा हो जाएगी, माँ तुमसे बहुत नाराज़ है, ऐसी बातें कर रही हैं जैसे वो विंग से नॉर्मल विंग को होश में हो और उनकी सारी बातें समझ जाओ, ऐसे बातें कर रही हैं। जिस चीज़ से पीछे खड़े हुए जैन फैमिया और जनचा भी बहुत इमोशनल है। आप ये बात याली तक भी पहुंचती है। याली का भी यही हाल है। याली जब से वापस आई है बस रोए जा रही है। याली भी अपने भाई की हालत को देख के बहुत इमोशनल है। जियांग फैमिली के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया है। वो सारे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। घर में जैसे 3 दिन से खाना बना ही नहीं है। इस हादसे को अब 3 से 4 दिन हो गए। इन 3-4 दिन में जियांग फैमिली की हालत बहुत बुरी हो गई है। जियांग फैमिली ने घर मतलब एक तरह से स्कूल्स में काफ़ी कुछ पता करने की कोशिश भी की, लेकिन हैरानी की बात यह है स्कूल का भी कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिली। वहाँ पे विंग कैसे पहुँचा, जिस दिन स्कूल बंद था उस दिन स्कूल का में विंग का होना, ऊपर से इस तरह से सुसाइड करना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं है। फुटेज में भी बस इतना ही दिख रहा है कि विंग खुद उस स्कूल में आया, लेकिन वहाँ क्या हुआ कोई नहीं जानता। जनचा भी अपने भाई की अपनी साइड से बहुत अटैम्प्ट कर रहा है। जनचा इस समय लास्ट ईयर में है और उसका भाई सेकंड लास्ट में था। जनचा कुछ समय में कॉलेज में चला जाएगा और उसके पास जो कुछ समय है यानी कुछ 7-8 महीने वो उसी में क्या हुआ उसके भाई के बारे में और सब कुछ पता करना चाहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है जनचा को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जैन फैमिली इतने पैसे वाले होकर इतना ज़्यादा उनके पास एक तरह से पैसे की कमी नहीं है, अपनी पावर सोर्स सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता कर सकते। बच्चों के बीच में क्या चल रहा है उस बारे में जैन फैमिली कैसे पता कर सकते हैं। एक पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्कूल के सारे लोगों की मीटिंग होती है। एंड में स्कूल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका कारण जियांग फैमिली को ही बना देता है। लास्ट एग्ज़ाम में जियांग वुशान के नंबर बहुत कम आए थे। वुशान अपने गिरते हुए मार्क्स की वजह से बहुत अपसेट था और उसकी फैमिली उसे प्रेशराइज कर रही थी कि वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है। इसी कारण वो परेशान रहता था। इस तरीके से टीचर्स और स्कूल्स के लोगों ने जियांग मतलब फैमिली को ही सबका रिस्पॉन्सिबल बना दिया। जियांग फैमिली को भी याद है कि हाँ विंग जो एक जियांग वुशान जो एक टाइम पे
बहुत अच्छा स्टूडेंट था, हमेशा क्लास में टॉप करता था और लास्ट एग्ज़ाम में उसके मार्क्स बिल्कुल पासिंग मार्क्स तक आए थे। तो उनकी फैमिली को शौक लगा था। स्कूल में वो सिर्फ थोड़ा सा परेशान हो गए, अपने बेटे से यही जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उनकी इस बात को इन लोगों ने इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया कि वो एक तरीके से जियांग वुशान को प्रेशराइज करते हैं मार्क्स के लिए, और इसी कारण उसने ये सब किया। स्कूल ने अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन ये फैमिली जिसने सब झेला वो क्या करे। तो जानती है कि कभी भी उन्होंने विंग को मार्क्स के लिए परेशान नहीं करा, ना ही विंग के ऊपर कभी ये प्रेशर था। ऑब्वियसली उसे कोई उनसे बहुत अच्छे मार्क्स ला के कोई बहुत अच्छे एग्जाम निकाल कर मतलब स्कूल यूनिवर्सिटी में जाकर जॉब के लिए परेशान होना है। उसे पता था कि वो अगर कम भी मार्क्स लाएगा या सिर्फ पास भी हो जाए और सिर्फ एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी पास आउट हो जाए तो उसके पास एक इतनी बड़ा बिजनेस है। जियांग फैमिली का खुद इतनी बड़ा रेस्टोरेंट बिजनेस है, रेस्टोरेंट चेन्स है। उनके बच्चों को कभी भी इस चीज़ के लिए तो परेशान होना ही चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं जान फैमिली और मैडम भी अपने बच्चों के अंदर डालते भी थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर होकर नहीं पढ़ना, शौक के लिए पढ़ो, जितना पढ़ना उतना पढ़ो, मन है कुछ अच्छे पोजीशन पे जाने का तो जाओ, लेकिन प्रेशराइज नहीं करते थे। वो ये बात जानते थे, लेकिन वो ये बात कैसे प्रूव करें। कहीं ना कहीं अब जियांग फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही है। कारण क्या है कोई समझ नहीं पा रहा है। नहीं, ऐसे करते करते करीबन 1 महीना हो गया। इस 1 महीने में विंग ने एक बार भी दोबारा से जियांग वुशान से मिलने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज वैनचिंग को इमरजेंसी में मतलब नाइट शिफ्ट लगा दी गई है, तो इसी कारण विंग और वैनिंग आज अपनी बहन को खाना देने हॉस्पिटल गए थे, जिसके कारण विंग आज अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने भाई से मिलने जाता है। उसे पता है कि इस समय बिल्कुल रात के 2 लेट नाइट में कोई भी जियांग मतलब वुशान के रूम में नहीं रहता। फैमिली को रुकना अलाउ नहीं है और एक फुल टाइम नर्स उन्होंने लगा दी है। कभी कभार मैडम यूँ यहाँ रात में रुक जाती हैं, लेकिन आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो जैन फैमिली उन्हें अपने साथ घर पे ही ले गए थे। विंग के पास विंग इस समय अकेला है और जियांग वुशान के पास खड़ा हुआ है। वो अपने ट्विंस ब्रदर को देख रहा है और मन में सोच रहा है कि इस इंसान ने ऐसा क्यों किया। उसके अंदर इस समय इस इंसान के जीवन के लिए एक अजीब से क्वेश्चन उठ रहे हैं। इतने टाइम से उसकी फैमिली इसे इंसाफ दिलाने के लिए फाइट कर रही है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है। ये बात भी विंग को पता चल रही है। वैनचिंग लगातार जियांग फैमिली के कनेक्शन में है और जियांग फैमिली भी वैनचिंग के थ्रू विंग के कनेक्शन में है। ये लोग एक दूसरे से बातें तो कर पा रहे हैं, लेकिन विंग आज पता नहीं क्यों अपने भाई को देखकर बहुत अपसेट है। क्या इस इंसान को इस लेवल पे लाने वाला इंसान इसी तरह से बच जाएगा? क्या कारण था जो इसने इतना बड़ा कदम उठाया और इसे इस कदम को उठाने वाले इंसान को इतनी आसानी से छूट मिल जाएगी? पैसे होने के बावजूद भी इस इंसान को इंसाफ नहीं मिल रहा। इस चीज़ से विंग को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है। आज विंग बहुत प्यार से जियांग वुशान के साथ बैठता है और उसके हाथ पे हाथ रख के बोलता है, तुम मेरे भाई हो, ये चीज़ मुझे अभी पता चली और जब से मुझे ये पता है तुम इस बेड पे हो। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे इस फैसले में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। सच कहूँ तो मेरा मन नहीं मान रहा कि तुम मेरे भाई होकर इतना गलत कदम उठा सकते हो। तुम जैसा एक अच्छी फैमिली में रहने वाला बंदा ऐसा गलत काम कैसे कर सकता है? तुम्हें पता है फादर क्या बोलते थे? सुसाइड दुनिया का सबसे बड़ा कायर होने का सबूत है। हालात से ना लड़ना और कायरों की तरह ये कदम उठा के तुमने फादर को आज बहुत डिसअपॉइंटमेंट किया होगा। कहीं ना कहीं विंग अपने फादर यानी वी चॉन्से की बात कर रहे हैं। विंग जियांग वुशान से बात करते करते कब उसी के बेड के पास में सर रख के सो गया, उसे महसूस ही नहीं होता है। विंग गहरी नींद में चला गया जब अचानक से उसे कुछ फ्लैशबैक से दिखते हैं। उसे दिखता है कि कैसे वो कोई इंसान जो बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा है वो दौड़ लगा रहा है, जैसे वो इंसान किसी से बचने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से एक फ्लैशबैक दिखता है कि जैसे अब ये वो मतलब जियांग वुशान की जगह वो खुद को इमेजिन कर रहा है कि वो एक तरीके से बाउंड्री पे खड़ा हुआ है, उस बड़ी सी बिल्डिंग की बाउंड्री पे खड़ा हुआ है और वो पीछे मुड़ता उससे पहले ही किसी ने उसे बहुत ज़ोर से धक्का दे दिया और जिसके कारण वो नीचे गिर गया। क्या? अचानक से विंग शॉक में खड़ा हो जाता है और शॉकिंगली अब जोर जोर से सांसें लेने लगता है। उसने उस डर को महसूस किया, उस सिचुएशन को महसूस किया, उसने वो सब चीज़ अपनी आंखों से फील करी, अपने अंदर वो डर को देखा और अब वो शॉकिंगली जियांग वुशान की तरफ देख रहा है। क्या वुशान ने खुद कदम नहीं उठाया? क्या उसे किसी ने धक्का दिया था? क्या ये मर्डर है? क्या ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर था? क्या कुछ ऐसा है जो वो समझ नहीं पा रहा है?
विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया और तुरंत वो बाहर की तरफ वेंचिंग की तरफ दौड़ता है। वेंचिंग उसे यहाँ देखकर शौक है क्योंकि वेंचिंग को लगा था कि विंग भी वैनिंग के साथ घर वापस चला गया, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में है और इस तरह पसीने में है। तो वो देखकर वेंचिंग उसे बहुत प्यार से अपने कैबिन में बैठाती है और उसे टिश्यू देते हुए बोलती है, क्या हुआ विंग तुम्हें? जीजे जीजे मैंने एक अजीब सा सपना देखा। जीजे जीजे मैं उस सपने में था, लेकिन मैं कभी वहाँ था ही नहीं। मैं उस जगह को कभी नहीं जानता जहाँ मैं दौड़ रहा था। जीजे मैंने विंग पहले सांस लो, पानी पियो और मुझे बताओ हुआ क्या। विंग घबराते हुए वेंचिंग को सब बताता है। अब वेंचिंग एकदम से बोलती है, ये ट्विंस तुम और तुम्हारा भाई आइडेंटिकल ट्विंस हैं और शायद इसी कारण तुम्हें ये सपना आया। जीजे मैं कुछ समझा नहीं। विंग तुम्हें पता नहीं, लेकिन जुड़वाओं में ऐसा होता है। कई बार एक जुड़वा बीमार पड़ता है तो दूसरा पहले बीमार पड़ जाता है। एक बार एक जुड़वा ज़्यादा भीग कर बीमार पड़े तो दूसरा बिना भीगे ही बीमार पड़ जाता है। एक इसी तरह कई बार जुड़वाओं में ऐसा होता है, कुछ तरह से सिम्टम्स मिलते हैं। ये नेचुरली होता है। शायद तुम्हें आज तुम्हारे भाई की वो फ्लैशेस दिखे जब वो लास्ट टाइम उस जगह था। जीजे इसका मतलब ये है कि मेरे भाई ने कोई सुसाइड नहीं किया। मेरा भाई कायर नहीं था जीजे, उसने लास्ट तक अपने लिए लड़ाई करी, उसे मारा गया, उसका ये मर्डर है। हमें अभी ये बात पुलिस को बतानी चाहिए। शांत हो जाओ विंग, तुम्हारी बात पे कौन भरोसा करेगा? तुमने सिर्फ एक सपना देखा है, क्या वो सपना कोई सबूत होता है? नहीं विंग, हम ये बात किसी को नहीं बता सकते। पर जीजे इस तरीके से उस इंसान को ऐसे ही हम खुलेआम कैसे छोड़ सकते हैं जिसके कारण मेरा भाई आज बेड पे है, जिसका कब होश में आएगा कुछ पता नहीं। जेजे आप हमेशा वैनिंग की कितनी फिक्र करते हो। मैं आपका रियल ब्रदर भी नहीं हूँ, उसके बावजूद जेजे आप मेरे लिए कैसे प्रोटेक्टिव रहते हो? पर वो तो मेरा खून का रिश्ता वाला भाई है, वो मेरा रियल ब्रदर है जेजे, वो मेरा सगा भाई है। मैं कैसे उस इंसान के साथ जिसने गलत किया उसे ऐसे खुलेआम आज़ाद ज़िंदगी जीने दे सकता हूँ? विंग तुम बहुत इमोशनल हो, पहले तुम शांत हो जाओ और मेरे ख्याल से पहले हमें इस बारे में जैन फैमिया से बात करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है जैन फैमिया के पास कितना पैसा और पावर है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें लगता है तुम अकेले ये सब कर पाओगे? बिना उनकी मदद के हम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी लीगली वही उसके गार्डियन है, उन्हीं के पास उसकी लाइफ के फैसले लेने के पावर है, तो हमें पहले उनसे बात करनी चाहिए। वेंचिंग विंग को समझाती है, यहाँ तक कि वो उसे अपने पास अपने ही सोफे पर मतलब अपने कैबिन के सोफे पर लिटा के सुलाने की कोशिश करती है। विंग थोड़ा थक कर वहाँ सो तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में भी बहुत बातें चल रही हैं। तुरंत जैन फैमिया वहाँ आते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले वेंचिंग ने जैन फैमिया को ही बुलाया। जैन फैमिया यही सोच के कि विंग मतलब जांग वुशान ठीक है या नहीं है, वुशान के साथ तो कुछ गड़बड़ नहीं, ऐसे दौड़े दौड़े वहाँ आते हैं। जब अब विंग उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है कि किस तरीके से उसने एक ड्रीम देखा और किस तरीके से उनके बेटे ने सुसाइड नहीं बल्कि ये कोई मर्डर है, जिस चीज़ से जैन फैमिया को शौक लगता है। जैन फैमिया अब परेशान से सर पकड़ के बैठ जाते हैं। 17 साल का बच्चा किसी का कैसे दुश्मन बन सकता है कि कोई उसे मारने के बारे में सोचे? स्कूल जाने वाला एक सिंपल सा बच्चा इस सिचुएशन में पहुंचा कैसा? क्या हुआ है उस स्कूल में? अब जैन फैमिया भी जाने के लिए पूरी तरह से इच्छुक है, लेकिन वो जानते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। पिछले 1.5 महीने से वो उनकी पूरी फैमिली, उनके सोर्स सबको इतनी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस स्कूल के अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं। तो मर्डर जैसी चीज़ के वो कैसे पता करेंगे? कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। क्या विंग के ड्रीम से वो पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं? नहीं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, जिस चीज़ से अब विंग भी गुस्से में बोलता है कि अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो अब विंग कुछ करेगा, जिस चीज़ से अब वेंचिंग और जैन फैमिया विंग की तरफ देख रहे हैं। अब विंग गुस्से में सबकी तरफ देखता है और बोलता है, मैं अपने भाई को इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगा। माना कि वो और मैं एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन अब वो एक लौता मेरा परिवार है, मेरे पास एक फैमिली है जीजे, और मैं अपनी फैमिली के लिए फ़ाइट करूँगा। और वो तुम कैसे करोगे? अब वेंचिंग थोड़ा विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, अंकल आप ही ने हमें बताया कि आप 1.5 महीने से बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर से आप कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं अब उस स्कूल के अंदर जाऊंगा। मैं वो चीज़ जो आप बाहर से नहीं पता कर पा रहे, वो चीज़ अंदर से पता करने की कोशिश करूंगा। अब मैं उस क्लास में जाऊंगा, मैं अपने भाई की लाइफ में जाऊंगा और पता करूंगा कि असलियत में क्या कारण था जिसके कारण मेरे भाई को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। मैं कुछ समझा नहीं। अब जैन फैमिया विंग की तरफ देख के बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सबको ये बोले कि अब जियांग वुशियान ठीक होने लगा है और मैं जियांग वुशियान के नाम से जियांग वुशियान की लाइफ में जाना चाहता हूँ। जब जियांग वुशियान स्कूल आ जाएगा
तो वहाँ पे उसके साथ कौन क्या कर रहा है हम अच्छे से पता कर पाएंगे। क्या होता है जियांग वुशान की लाइफ पे हम अच्छे से जान पाएंगे। और ये सब कुछ सिर्फ मैं जियांग वुशान बनकर ही जान पाऊँगा। क्या तुम जी वुशान की जगह जाओगे? क्या तुम वुशान की जगह रिप्लेस करोगे? नहीं विंग, मैं तुम्हें नहीं भेज सकती। पता नहीं वहाँ क्या हुआ है, क्या खतरनाक चीज़ हुई है। एक बार ऑलरेडी वो उसे मारने का अटेम्प्ट कर सके, कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ ना करे, कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करे। बेचारी पेंजिंग अब परेशान होकर विंग को रोकते हुए बोलती है। विंग अपनी स्ट्रॉन्ग ऑरा से बोलता है, जे आप ही ने तो मुझसे कहा था ना कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इससे कई ज़्यादा बुरी स्थिति देख चुका है और मैं हर हालत से लड़ना जानता हूँ। आप ही मुझे हमेशा आपके स्ट्रॉन्ग भाई की बात बोलती थी, तो क्या आज आप अपने स्ट्रॉन्ग भाई पे भरोसा नहीं करेंगी? विंग अब कुछ बोल नहीं पाती। वहीं जैन फैमिया बहुत इमोशनल होकर विंग के हाथ को पकड़ लेते हैं और रोते होते, क्या 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 तुम मेरे वुशान को इंसाफ दिलवाओगे? हाँ, मैं अपने भाई को इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगा और इसमें आप मेरा साथ देंगे। आप किसी को भी सच नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी नहीं। मैं जी आपकी जैसे आपने पहले छुपा के रखा था कि जियांग वुशान का ट्विंस पुत्र हूँ, आप अब भी छुपा के रखेंगे। सबकी नज़रों में मैं जियांग वुशान ही होऊंगा, लेकिन असलियत में मैं कौन हूँ ये आप जानते होंगे। तुम सही कह रहे हो, अगर मैंने तुम्हारा सच घर में बताया तो मेरी वाइफ को सच पता चल जाएगा और वो इस चीज़ को शायद अभी इस हालत में तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। वो पहले से ही मेंटली बहुत स्ट्रेस और बहुत ट्रॉमा में है। अगर मैं उसे सच बताऊंगा कि तुम वो मतलब एक तरह से जियांग वुशान उसका रियल बेटा नहीं था, तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगी। तुम्हारी बात में को मान के मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूँगा। अब ये तीनों उस कैबिन में ये डिसाइड करते हैं कि विंग वुशान यानी हमारे विंग अब जियांग वुशान बनेंगे, यानी अब विंग जियांग वुशान की जगह लेगा। 1 महीने तक जियांग फैमिया रोज़ विंग से मिलते थे। वो विंग को काफ़ी अच्छे से उसकी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। विंग काफ़ी हद तक फैमिली के बारे में जान चुका है, लेकिन स्कूल के अंदर क्या हुआ है ये बात तो दोनों नहीं जानते थे। इसलिए आखिरी में वैनचिंग आइडिया देती है कि विंग को एक तरीके से याददाश्त जाने की बात है। दुबई एक्सीडेंट के कारण विंग कुछ साल की याददाश्त भूल जाएगा, यानी स्कूल के अंदर क्या हुआ वो सब भूल जाएगा। इससे जो भी मतलब एक तरह से कोई विंग पे ज़्यादा शक भी नहीं कर पाएगा, और दूसरा एक तरीके से उन्हें चीज़ों को समझने में आसानी भी होगी, क्योंकि लोग जब यही सोचेंगे विंग भूल गया है तो अगर मान लो अलग तरीके से बिहेव भी करे, किसी को पहचान भी ना पाए स्कूल के अंदर, तो वो चीज़ नॉर्मल लगेगी। इसी कारण ये भी डिसाइड होता है और उस अपने प्लान के अकॉर्डिंग ये एग्जैक्ट 1 महीने बाद, यानी जब जियांग वुशान को उस टेरिस से गिरे हुए एग्जैक्ट 2 महीने हो जाते हैं, हॉस्पिटल से जियांग फैमिली में कॉल आता है जहां उन्हें बताया जाता है कि उनके बेटे को होश आ गया है, कोमा से बाहर आ गए हैं जियांग वुशान। इस चीज़ से पूरी जियांग फैमिली बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जंजा, मैडम यू, यानली हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही मैडम यू डोर खोलती है तो देखती है कि विंग बेड पे बैठा हुआ है, यानी वो नहीं पहचान नहीं पाती कि ये जियांग वुशान है। वो इमोशनल भरी आंखों से थोड़ी कांपते हुए दौड़ के विंग की तरफ दौड़ के उसे गले से लगा लेती है। मेरा आयशान करके उसे फेस को पकड़ के बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। ऑब्वियसली 2 महीने में उसकी बॉडी भी रिकवर कर गई है, इसलिए अब उसके चेहरे पे उसके हाथ पैरों पे चोट नहीं है। ऑब्वियसली अब इन्होंने 2 महीने इसीलिए वेट किया, क्योंकि जितनी चोट जियांग वुशान को लगी है उसके बाद वो तुरंत एकदम फिट फोर होकर नहीं दिखा सकते थे ना विंग को, इसलिए उन्होंने एग्जैक्ट 2 महीने का वेट किया ताकि ये हो जाए कि उसकी पूरी बॉडी रिकवर हो गई है चोट से भी, जिससे विंग को आसानी हो जियांग वुशान की लाइफ में आने के लिए। वहीं यानली भी विंग को बहुत प्यार करती है। वहीं विंग इन सब के प्यार को देखकर मन में बहुत खुश हो रहा है। उसे अच्छा लग रहा है कि उसके भाई को लोग इतना प्यार करते हैं, उसके भाई का लोग इतना ध्यान रखते हैं। सारी फैमिली विंग को लेकर जियांग वुशान के घर पहुंच जाती है। इस बड़े से जियांग मैंशन को देख के एक बार के लिए विंग की आँख शौक में बड़ी हो जाती है। इतना बड़ा घर, इतना ब्यूटीफुल मैंशन विंग ने शायद पहली बार ही देखा है। उसकी पूरी लाइफ में वो कभी इतने बड़े मैंशन में नहीं गया, तो ये उसका फर्स्ट टाइम था। वो इतने बड़े इतने खूबसूरत घर को देखकर काफ़ी हैरान होता है। जैसा वैनचिंग और जैन फैमिली ने सोचा था वैसे ही
उन्होंने पूरी फैमिली को यही बताया कि विंग अपनी याददाश्त मतलब वुशान अपनी याददाश्त भूल चुका है। वुशान को कुछ ही बातें याद है, जैसे उसे पता है उसकी मदर कौन है, उसकी भाई कौन है, उसकी फैमिली कौन है, लेकिन उसे मतलब उससे अगर कुछ पुरानी बातें करी जाए तो उसे याद नहीं आएंगी। जिस चीज़ से मैम यू इसी चीज़ से खुश है कि उनका बेटा उन्हें पहचानता है, उनके पास है, ठीक है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें उससे कुछ बात याद हो या ना हो, बस वो इतने में ही खुश है। अब मैडम यू बहुत प्यार से विंग को उसी के रूम यानी जियांग वुशान के रूम में लेकर आती हैं। जब विंग इस रूम में घुसता है तो देखता है जितने बड़ा सिर्फ वेंचिंग और एक तरह से वेनिंग का पूरा घर है, यानी उनका पूरा फ्लैट है, उतना बड़ा तो सिर्फ जियांग वुशान का एक कमरा है, इतना लग्जरी से भरा हुआ। एक साइड पूरी स्टडी टेबल है, एक वॉकिंग वार्डरोब है, एक तरफ प्रॉपर सोफ़ा भी पड़े हुए हैं सिटिंग एरिया के लिए, एक बहुत मतलब एक प्रॉपर लग्जरियस जो रूम्स होते हैं वैसा रूम है। उसके लिए बढ़िया सा एक पूरी छोटी लाइब्रेरी की तरह बुक्स शेल है, एक तरफ स्टडी टेबल है, एक तरफ उसके गैजेट्स है, एक तरफ मतलब जियांग वुशान को पेंटिंग का शौक़ है तो पेंटिंग के सामान है, काफ़ी बड़े बड़े कैनवस है। अब बहुत बड़ी बालकोनी है जिसमें काफ़ी सुंदर से झूले और डेकोरेशन हुई हुई है, फ्लावर सजे हुए हैं। इन शॉर्ट एक लग्जरियस वाली जो लाइफ होती है वो जियांग वुशान जीता था। विंग को पता चल जाता है। विंग अब वहाँ जाके उस बेड पे बैठता है जिससे अब यानली, मैडम यू, जैन फेमिया उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब जैन फेमिया थोड़ा सा मतलब अपनी फैमिली को संभालते बोलते हैं कि अब हमें थोड़ा सा वुशान को आराम करना चाहिए, हम लोगों को रूम से बाहर जाना चाहिए। इस बात पे मैं यानली और मैं मतलब एक तरह से मैडम यू बिना मन के बाहर जाते हैं। जाते हुए भी मैडम यू बार बार विंग के फेस को टच करके बोलते, आशन तुम्हें ज़रा सा भी कुछ अजीब लगे तो तुम हमें बुला लेना, हम यहीं हैं। आशन तुम्हें ज़रा सा भी कुछ खाने का मन हो तो मुझे बता देना, तुम चाहो तो मदर आज तुम्हारे पास ही रुक जाती है, आज मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ। प्यार से मैडम यू अब एक तरीके से विंग को बोल रही हैं। विंग इमोशनल होते हुए, नहीं मैं ठीक हूँ, और ये बोलकर वो उन्हें मना कर देता है और चुपचाप से बेड पे लेट जाता है। मैडम यू जाती तो नहीं है पर वो अभी जैन फेमिया की बात मान के चले जाते हैं। वहीं सबके जाने के बाद विंग धीरे से उठ के चीज़ें खोलने की कोशिश करता है, वो इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो एक तरीके से क्या जियांग वुशान के रूम में उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए जानने की कोशिश ही कर रहा था। जब दोबारा से डोर पे नॉक होता है विंग कूद के दोबारा बेड पे जाकर लेट जाता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। जब डोर पे तीसरी बार नॉक में कोई रिस्पांस नहीं आता तो जो पर्सन डोर पे है वो डोर खोलकर ही अंदर आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि जियांग चैन था, यानी जियांग वुशान का बड़ा भाई। जब जियांग चैन देखता है कि उसका छोटा भाई यानी वुशान सो रहा है तो वो बहुत प्यार से अपने हाथ में जो मिल्क लाया था वो उस टेबल पे रख के अब उसके बेड पे बैठ जाता है और बहुत प्यार से वो वुशान के सर पे हाथ फिराता है और कहता है, आई एम सॉरी मेरे भाई, वैसे तो बड़ा मैं हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुम्हें प्रोटेक्ट करना, लेकिन मेरी वजह से ही तुम शायद इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए जिस कारण मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। पर मैं मन में बहुत खुश हूँ कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, तुम उस पेन को भूल चुके हो, जो भी तुम्हारे साथ हुआ उस चीज़ को भूल चुके हो। मैं बस यही विश करता हूँ कि तुम्हें वो बातें कभी याद ना आए, काश तुम्हारी याददाश्त कभी वापस ना आए। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, मेरी वजह से मैं तुम्हें दोबारा अब कभी किसी मुसीबत में नहीं आने दूंगा, ये तुम्हारे बड़े भाई का तुमसे वादा है। और ये बोलने के बाद प्यार से दोबारा से विंग के सर पे हाथ फिरा के वहाँ से जियांग चैन चला जाता है। जियांग चैन के जागते ही डोर बंद होने की आवाज़ से विंग तुरंत आँख खोल लेता है और एकदम से बेड पे बैठ जाता है और सोचने लगता है, क्या जानता था जनशा, क्या कारण है कि जियांग चैन चाहता है कि उसके भाई को जो याददाश्त भूल गया है वो कभी वापस ना आए। क्या कारण है कि जियांग चैन को ये अच्छा लगा ये जान के कि विंग बातें भूल चुका है। क्या कुछ ऐसा था जो इन दोनों भाइयों ने अपनी फैमिली से छुपा रखा है? कहीं ना कहीं अब विंग के दिमाग में ये सवाल आ रहे हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जियांग चैन और विंग क्या छुपा रहे थे जियांग फैमिली से। और अब तो विंग वापस स्कूल में जाएगा और क्या होगा स्कूल में जब जियांग वुशान एक नए रूप में वापस आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे विंग और लांग वांग जी की मुलाकात होगी। क्या ऐसी मुलाकात होगी इन दोनों की, और क्या लांग वांग जी और जियांग वुशान का भी कोई आपस में कनेक्शन होगा, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट के थ्रू मुझे बताया कीजिए कि आपको फैन फिक्शन कैसे लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।